हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एचएस सेकेंड ईयर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूशन है। तो इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें सेल के बारे में होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसको जानते हुए हमारे पास दो टर्म मिलेगा जो कि होगा इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखो, इस टर्म को जानते हुए हमें दो टर्म मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल। तो इन दोनों को भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। मैंने पहले ही कह दिया कि सेल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसको डिस्कस करने के बाद, सेल के बारे में जानने के बाद हम इसमें कुछ कनेक्शन ऐसे लगाएंगे सीरीज़ और पैरेलल की। ठीक है, तो सेल का अगर सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन होता है तो तब क्या होगा, तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है, बट एक डिफरेंट वे पे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है बट एक डिफरेंट वे पे। तो बेसिकली पोटेंशियल जो था वो हमारे पास चैप्टर 2 में था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है हमें मिल रहा है, जैसे कि ओम्स लॉ में भी इक्वल टू RI तुमने सीखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए हमें ये जानना होगा पहले कि सेल, ये एक्चुअली सेल को ही रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ ए सेल, इसको शॉर्ट में हम EMF कहते हैं। तो इसमें हम EMF ऑफ ए सेल इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, EMF ऑफ ए सेल वो क्या होता है। तो सेल जो होता है, सेल जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास सेल के लिए एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। ये कनेक्टिंग वायर है और इसको अगर ऐसे बहुत सारे सेल्स तुमने कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया एक बैटरी। ठीक है, तो डिस्कशन हमारा इसमें है, इसमें नहीं। तो इसके बारे में जानने के लिए देखो, जो सेल होता है ना उसका कुछ स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं समझाने के लिए, तो सेल में तुम्हारे पास ऐसे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये सिंपल वाटर नहीं है, ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो ZnSO4 हो सकता है या फिर CuSO4 हो सकता है, उसके साथ साथ यहाँ पे दो तुम्हें इलेक्ट्रोड्स मिल जाएंगे। तो मैं सेल जो है उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सेल जो है उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, इस टर्म को हमें जानना है। ये जो टर्म है मैंने कहा इसको हम EMF ऑफ ए सेल कहते हैं। तो पहले सेल जो है, जो सिंपल हम डेफिनेशन पहले से पता था, हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो उसको हम सेल कहते हैं। बहुत सारे सेल मिल जाएगा तो बैटरी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है सेल में वो अगर हम जान जाए तो हमारे पास जो टर्म है EMF वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया वो ऐसा है कि हमारे पास सेल के लिए क्या रहता है, कंटेनर में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो कि कंडक्टिंग होगा। जिसमें कंडक्टिंग होगा मतलब समझ रहे हो, चार्ज जा सकता है, वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर तुमने मेरा फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखा हुआ होगा तो मैंने वहाँ पे कहा था कि हमारे पास करंट जो है वो जाने के लिए मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। बिगिनिंग में जो पहला लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे मैंने कहा था। एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन जो होगा वो हमारे पास सॉलिड के लिए होगा, लिक्विड के लिए नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन तो सॉलिड के लिए कर रहे थे, बट इसको डिफाइन करने के लिए हमें इस फॉर्मेट में इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें से ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमारे पास जो करंट होता है वो मतलब लिक्विड में भी फ्लो कर सकता है ना। वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था, वो Q पॉजिटिव नेट माइनस Q नेगेटिव नेट ऐसे करके मैंने लिखा था। ठीक है ना, जो मैंने कहा था कि NCERT किताब अगर तुम पढ़ोगे शायद समझ में नहीं आएगा, फिर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि वो वीडियो तुम देख चुके हो। वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी कि हमारे पास जो है ना लिक्विड फॉर्म में भी कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो इसको फिर से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है
यहाँ पे एक सोल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, जिसमें ऐसे हो सकता है कि इसमें ZnSO4 हो सकता है, CuSO4 हो सकता है ना। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी कंडक्टिंग सोल्यूशन होगा, ये डिसोसिएट हो जाता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है। अगर ZnSO4 है तो Zn2 पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है तुम्हारे पास, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, देखो ये भी बेसिकली मेटल होते हैं। तो यहाँ पे जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं, कौन सा चीज़, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, जो भी तुमने लिया हुआ होगा, ZnSO4 हो या फिर CuSO4 हो, वो यहाँ पे डिसोसिएट होने के बाद ये डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। कहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। तो किसी एक इलेक्ट्रोड पे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज वाला है, पॉजिटिव आयन मैं कहूँगा, यहाँ पे आयन मैं ज़रूर कहूँगा, पॉजिटिव आयन यहाँ पे डिपॉजिट होता है, और नेगेटिव जो मान लो नेगेटिव आयन यहाँ पे डिपॉजिट होता है। मैं यहाँ पे कैथोड एनोड वाला कॉन्सेप्ट लाना नहीं चाहता, वो केमिस्ट्री में तुम पढ़ लोगे। बस ऐसे समझो कि एक में पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होता रहेगा और दूसरे में नेगेटिव आयन डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करो। हमारे पास जब चैप्टर 2 में मैंने कंडक्टर तुम्हें बताया था, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज, जब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल बताया था, तब मैंने ऐसे बताया था कि इसमें अगर तुम चार्ज दे रहे हो, मान लो ये कंडक्टर है और इसमें तुमने पहले एक प्लस DQ चार्ज दिया, तो DQ चार्ज इसमें आ गया। अब तुम और चार्ज दे रहे हो, तो और चार्ज अगर तुम दिए, पहले प्लस DQ दिए, फिर मान लो Q0 दिए, मतलब प्लस DQ ऐसे स्मॉल चार्ज देते ही रहे, मतलब ठीक है। तो जब तक तुम प्लस DQ दिए, फिर प्लस DQ, फिर प्लस DQ, ऐसे तुम दे रहे हो, कंटिन्यूसली दे रहे हो, तब होता क्या है, ये जो है ये चैप्टर 2 में मैंने पूरा बताया हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तब होता क्या, होता ये है कि तुम जैसे ही इस कंडक्टर को चार्ज दे दोगे, तो इसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होना शुरू कर जाएगा, है ना। और जितने बार तुम चार्ज देते रहोगे उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पहले से अगर तुमने पहले DQ दिया तो प्लस DQ यहाँ पे आ गया, फिर नेक्स्ट DQ देने के लिए ये रिपेल कर रहा है, बट यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स है, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे जब डिपॉजिट हो रहा था, इस इलेक्ट्रोड पे जब पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो रहे थे, तो जैसे जैसे डिपॉजिट हो रहे थे, तो वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर नेगेटिव आयन, मैं अगर कहता हूँ कि इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव आयन डिपॉजिट हो रहा है, तो पहले एक बार नेगेटिव आयन जो डिपॉजिट हुआ, नेक्स्ट टाइम जो नेगेटिव आयन डिपॉजिट होने जा रहा है, उसको जो पहले नेगेटिव आयन आ गया था यहाँ पे, वो इसको रिपेल करेगा, है ना। ऐसे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। क्या कह रहा हूँ मैं, कि मेरे पास एक कंडक्टर है और उसको तुमने पहले प्लस DQ चार्ज दिया, ठीक है। अब ये DQ चार्ज इसमें आ गया, इसमें अब कितना चार्ज है, प्लस DQ चार्ज है। फिर से अगर तुम प्लस DQ चार्ज देने लगे तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, बट यू हैव टू डू सम वर्क। अगर तुमने कुछ वर्क किया हुआ है इसके अगेंस्ट में, तो ये जाके यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। इतना एनर्जी तो सेल में होता है, तो ये कंटिन्यूसली डिपॉजिट हो रहा है। तो एट द सेम टाइम ये तुम्हें याद रखना है कि तुम वर्क डन कर रहे हो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब इस चीज़ का मतलब ये कंडक्टर जो है इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज और भी देते जाओगे, वैसे वैसे ये इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहाँ पे पूरा डिस्कशन है इसके बारे में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, मान लो ZnSO4, तो इसमें जब ये डिसोसिएट हो जाता है, फिर इस पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है और नेगेटिव आयन दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। इसके बात करते हैं, चलो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो रहा है, तो कंटिन्यूसली डिपॉजिट हो रहा है ना। बट कंटिन्यूसली अगर डिपॉजिट हो रहा है, तो पहले एक पॉजिटिव आयन आ गया था, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव आयन डिपॉजिट जब हुआ, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि ये तो रिपेल करेगा, बट एनर्जी है इसमें सफिशिएंट, है ना। सफिशिएंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन है, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन इस सोल्यूशन में है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन्स है, बहुत ज़्यादा, तो इसमें डिपॉजिट हो रहा है। तो पहला पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो गया, सेकेंड पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन से सारे पॉजिटिव आयन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर जैसे जैसे मतलब यहाँ पे जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे जा रहा है पॉजिटिव आयन, वैसे वैसे इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ क्लियर है ना, ठीक है। सेम चीज़ मैं कह सकता हूँ इसके लिए क्या हो रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है
और यहाँ पे बहुत सारे मतलब नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन इसमें डिपॉजिट हुआ। फर्स्ट जो नेगेटिव आयन डिपॉजिट हुआ, सेकेंड नेगेटिव आयन, ये तो सेकेंड को डिपॉजिट होने नहीं देगा, यहाँ पे रिपेल करना चाहिए था, बट इस जगह पे जो सोल्यूशन है इस जगह पे बहुत सारे नेगेटिव आयन्स है, तो बहुत सारे नेगेटिव आयन्स है तो ये एक दूसरे को रिपेल तो कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा, इससे ये इस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ हो रहा है जैसे कि इसमें डिपॉजिट हो रहा है पॉजिटिव आयन, इसमें नेगेटिव आयन्स डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ें ऐसे हो गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जिसमें कंटिन्यूसली पॉजिटिव आयन्स जो है डिपॉजिट हो गया, तो डिपॉजिट होते होते इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो पोटेंशियल इंक्रीज होते होते अब क्या हुआ, अब उल्टा हुआ। पहले तुम्हारे पास सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन थे, नेगेटिव आयन भी थे, बट मैं पहले पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, मान लो डिपॉजिट होते होते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन इसमें डिपॉजिट हो गया, किसमें, मान लो इसमें डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब इस यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पे जो रहता है, जो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में रहता है, वो अब इसमें डिपॉजिट हो नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन इसमें आ गया, इसमें, तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका जो भी पोटेंशियल होगा वो तो प्लस भी होगा। क्यों, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव है ना, आयंस जो है वो प्लस है। तो बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब क्या हुआ कि सोल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस है उसका नंबर डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये सारा यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब और तुम आयन इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, तुम मतलब ये आयन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव आयन मिलके जो बचा हुआ है उसको रिपेल कर रहा है और उतना एनर्जी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसे आएगा जब ये डिपॉजिट होते होते इतना डिपॉजिट हो जाएगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें जितना भी आयंस बचेगा, ठीक है, वो आगे जाके इसमें डिपॉजिट हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव आयंस मिलके अब जो बचा हुआ है आयंस यहाँ पे सोल्यूशन पे उसको रिपेल कर रहा है। क्लियर है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें अब एक पोटेंशियल हो गया, मान लो प्लस वी ए लिख देता हूँ। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को मैं ए कहता हूँ मान लो, और इसको बी वाला इलेक्ट्रोड कहता हूँ। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसे आ गया कि अब और यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो इसमें इस इलेक्ट्रोड में अब जो पोटेंशियल है वही उसका क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि और तो पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा। क्यों बढ़ नहीं रहा, क्योंकि अब क्या है, अब ऐसे हो गया कि अब सोल्यूशन में बहुत कम बचा है। कौन सा चीज़, पॉजिटिव आयन। तो कम बचने की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा पॉजिटिव आयंस मिलके उसको रिपेल कर रहे हैं, अब डिपॉजिट हो नहीं पा रहे, इतना वर्क डन कर नहीं पा रहे, इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक टाइम पे ऐसे हो रहा है कि एक सिचुएशन पॉइंट आ गया जहाँ पे और तुम मतलब और इस जगह पे इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो नहीं सकता। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे और पॉजिटिव जो आयंस है वो डिपॉजिट हो नहीं सकता। मतलब अब ये एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया और इसका जो पोटेंशियल है, अब मैं कह रहा हूँ वो वाला पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया, और उसको मैं कह रहा हूँ प्लस वी ऑफ ए, सबस्क्रिप्ट में लिखा। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ नेगेटिव के लिए। नेगेटिव आयन जिसमें डिपॉजिट हो रहा है, जो वाले इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयन डिपॉजिट हो रहा है, पहले क्या था, पहले नेगेटिव आयन आराम से डिपॉजिट हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयंस का नंबर कम थे, यहाँ पे ज़्यादा थे, तो यहाँ पे ज़्यादा थे, एक दूसरे को रिपेल करते हुए वो यहाँ पे चला गया। तो बट डिपॉजिट होते होते नेगेटिव आयन डिपॉजिट होते होते जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वही कॉन्सेप्ट यहीं पे है। नेगेटिव आयन डिपॉजिट होते होते एक टाइम पे ऐसे हुआ कि इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो भी पोटेंशियल होगा इसका नेगेटिव ही होगा, है ना, जो भी पोटेंशियल इसका होगा वो नेगेटिव होगा। तो एक टाइम पे इसकी तरह हो गया, सैचुरेशन पॉइंट में आ गया, एक टाइम पे पोटेंशियल इसका इतना ज़्यादा बढ़ा, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव आयंस डिपॉजिट हो गया कि फर्दर जो बचा हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं बचा, अब कम बचा हुआ है, वो इसमें डिपॉजिट हो नहीं पा रहा है। क्यों, बहुत सारा नेगेटिव आयंस इसमें आ गया, तो सारे मिलके रिपेल कर रहे हैं। क्लियर है ना ये वाला कॉन्सेप्ट। तो बहुत ज़्यादा मतलब मार्किंग हो गया, मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। तो सिंपल सा चीज़ था, क्या था, मैंने ये कहा कि पहले तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोड्स थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या होता है,
जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान लो ZnSO4 है या फिर CuSO4 है, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट होके प्लस और माइनस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो जो इलेक्ट्रोड्स है इसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। डिपॉजिट होना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा है सोल्यूशन में, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करके एक में पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट हो रहा है और दूसरे में नेगेटिव आयंस डिपॉजिट हो रहा है। बट इसमें डिपॉजिट होते होते एक स्टेज में ऐसा होगा, कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस इसमें डिपॉजिट हो गया और होने की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ गया, बढ़ते हुए मतलब इतना बढ़ा, ये मान लो A है, ये मान लो B है, इतना बढ़ गया कि अब नेक्स्ट जो भी डिपॉजिट होना चाहता है वो सारे मिलके इसको रिपेल कर रहे हैं ना, तो ये डिपॉजिट हो नहीं पा रहा है। तो दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड A, मैं ऐसे कह सकता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, होते होते एक स्टेज में इसका पोटेंशियल जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? नेगेटिव आयंस डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब सिचुएशन आई होप कि अब जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर है। ठीक है, जो मैं बताना चाहता था वो आई होप कि क्लियर है। अगर क्लियर है तो तब समझो कि अब चीज़ ऐसे हो रहा है, अब इसमें जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे ज़्यादा डिपॉजिट प्लस आयन नहीं हो सकते, पॉजिटिव आयंस, इससे ज़्यादा नेगेटिव आयन इसमें डिपॉजिट नहीं हो सकते। तो इसका पोटेंशियल है इतना, इसका पोटेंशियल है इतना। देन इफ आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, तो तुम कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस सर ये होगा VA माइनस ऑफ VB, तो VA प्लस VB, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। माइंड इट, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू भी क्या है, मैक्सिमम है, और इसका पोटेंशियल भी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। देखो इतना चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ साथ जब NCERT बुक फॉलो करोगे तब तुम्हें ऐसा कुछ चीज़ें डायरेक्ट मिल जाएगा और कुछ चीज़ें सेंटेंस में मिलेगा। बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन है नहीं, बहुत ज़्यादा डायग्रामेट्रिकली उसने शो नहीं किया, तो इसलिए तुम्हें शायद समझने में दिक्कत हो। इस वजह से मैंने इसको पूरा इलेबोरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि अब तक तुम समझ चुके हो। ठीक है, अगर तुम NCERT बुक फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ टर्म मिलेगा, वहाँ पे वो लोग बताएंगे कि डिपॉजिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है। मैंने इसको समझाने की कोशिश की। ठीक है, NCERT बुक इस वीडियो के साथ साथ इसको भी पढ़ना है तुम्हें, पढ़ के ज़रूर देखना। ठीक है, अब देखो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो फिर अब चीज़ ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो EMF ऑफ ए सेल क्या होता है। अब ऐसा है कि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, अब तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पे भाई पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इस स्टेज में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। बट अब मैं ये कह रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक चीज़ ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस है और ये एक तुम्हारे पास बैटरी था पोटेंशियल। तो देखो ये जो है सर्किट, यहाँ पे जो सर्किट है इस पोटेंशियल, ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के साथ तुमने एक रेजिस्टेंस मान लो कनेक्ट कर दी, तो इस वजह से करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। माइंड इट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से, वो दोनों मतलब पूरा यहाँ पे भर भर के हैं, मतलब पूरा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन किया हुआ है, बट द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। सर्किट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है, अगर तुम्हारा देखो यहाँ पे जो भी आयंस है दे आर, यहाँ पे जो भी आयंस है दे आर रेडी टू मूव, दे आर रेडी टू मूव, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पैसेज। यहाँ पे अब देखो डिपॉजिट हो गया ना, डिपॉजिट होके मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तभी जाके करंट जाएगा, बट करंट जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, दैट इज करेक्ट। एट द सेम टाइम कनेक्शन भी तो चाहिए। तुम्हारे पास अगर कोई कनेक्शन ही नहीं है तो कैसे जाएगा करंट, है ना।
कनेक्शन भी तो ज़रूरी है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसमें देखो पूरा जो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है दे आर रेडी टू मूव, मतलब यहाँ पे पूरा डिपॉजिटेड है, यहाँ पे है, ये सब कंडक्ट कर सकते हैं। ये आयंस जो है वो करंट, मतलब इससे करंट कंडक्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पे है ये चीज़ कि ये चीज़ का जो सर्किट है वो कंप्लीट सर्किट है नहीं। तो कंप्लीट सर्किट मतलब मीनिंग क्या है, अगर कंप्लीट सर्किट देखो, अगर मैंने ऐसे एक वायर लगा के यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तब क्या होगा, तब देखो यहाँ पे नेगेटिव आयन से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा ऐसे, ठीक है। तो तब ये जाके कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। बट अभी तक जो मैंने समझाया यहाँ पे ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं। देखो इस सिचुएशन में पहली बात, इस सिचुएशन में करंट है, तो तुम कहोगे सर इस सिचुएशन में करंट जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि कनेक्शन है नहीं। इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं पूछूं कि इस सिचुएशन में, अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस सिचुएशन में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो तुम कहोगे यस सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है ना। जब तक तुमने कोई कनेक्टिंग वायर नहीं लगाया, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, एक्सटर्नल कोई लोड नहीं दिया, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए रेडी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्लो करने के लिए रेडी है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है इस सिचुएशन में। बट द थिंग इज दैट ये इनकम्प्लीट सर्किट है, ठीक है। तो उस टाइम में जो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसको हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF of a cell is defined as the maximum potential difference when no current is flowing through the circuit or the circuit is open, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और द सर्किट इज ओपन, ठीक है। अब ये जो टर्म है फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली इसका नेमिंग के साथ, मतलब इसका फिजिकल मीनिंग के साथ कोई लिंक है नहीं। अगर तुम, फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम NCERT बुक पढ़ रहे हो तो ऑथर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका नेमिंग ऐसे ही दिया गया हुआ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ कुछ भी लेना देना है नहीं इसका, ठीक है। क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, किसके साथ, दो इलेक्ट्रोड्स के साथ। तो इट इज द पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और द सर्किट इज ओपन। तो मैं बार बार इसमें ये कह रहा हूँ कि NCERT बुक भी पढ़ो, वहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फोर्स टर्म है ये कोई फोर्स है ही नहीं, नेमिंग के साथ इसका मीनिंग का कोई लेना देना है नहीं, ये हिस्टोरिकल नेमिंग है, इसमें बस दे दिया गया ऐसे ही नाम, कुछ भी नाम देना था दे दिया गया, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग इसका ये है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो अब तुम्हारे पास आई होप कि इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो मुझे मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो समझाने के लिए ये सब बताना पड़ा कि यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो डिसोसिएट होगा, फिर डिसोसिएट होके एक में पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होगा, फिर एक में नेगेटिव आयन डिपॉजिट होगा। मैक्सिमम टर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे ये भी बताना पड़ा कि डिपॉजिट होते 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 एक टाइम ऐसे आएगा कि इसमें और डिपॉजिट नहीं हो सकता, मतलब ये सारा पॉजिटिव आयंस मिलके जो पॉजिटिव आयन यहाँ से सोल्यूशन से डिपॉजिट होना चाहते थे उस सबको रिपेयर कर रहा है। अब इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया ना, मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस इसमें डिपॉजिट हो गया, पहले तो इसमें था, पहले तो सोल्यूशन में था, है ना। नेगेटिव का भी सेम ही केस है। अब तो क्लियर हो गया पूरा। चलो अब बात यह है, अब तुम मेरे से पूछोगे सर तो फिर अगर मैं ऐसे इसमें लगा दूं एक रेजिस्टेंस R तब क्या होगा, तब तो ऑब्वियसली एक कनेक्टिंग वायर हो गया, तो यहाँ से नेगेटिव आयंस मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब बात को सुनो, अब अगर यहाँ से नेगेटिव आयन स्टार्ट करना शुरू कर दिया या फिर पॉजिटिव आयन उल्टा जाएगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसका उल्टा डायरेक्शन में करंट जाता है, वो हमें पता है, करंट जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ से अगर नेगेटिव आयन मूव करना चालू कर दिया तो नेगेटिव आयन मान लो यहाँ पे इसमें पहुँचने के बाद अगर सारा नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो ये तो फिर खाली हो गया। अब तुम कहोगे सर तो भी तो जब ये पूरा नेगेटिव आयन यहाँ से जो डिपॉजिटेड थे, अब जब आपने पैसेज दे दिया तब तो सारा नेगेटिव आयन मूव कर गया, तब जब एक टाइम ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव आयन सारा यहाँ से चला गया यहाँ तक,
तब तो खाली हो गया, तब तो तुम कहोगे कि सर तब तो करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी है, ये सेल है तुम्हारे पास, इसके पास एनर्जी है, जो भी नेगेटिव आयन यहाँ पे आ जाएगा ये इसको फोर्स देके यहाँ पे भेज देगा। इसके पास एनर्जी है, ये एनर्जी इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन को, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर जाएगा। पहली बात तो ये यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ये नेगेटिव तुम्हारे पास टर्मिनल मैं कह सकता हूँ, ये नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा था एक्सटर्नल सर्किट पे। और जब तुमने कहा नीचे एकदम इंटरनल सर्किट में क्या हो रहा है जो सेल के पास एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, वो एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स सारे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर जाएंगे। ठीक है, बट मूवमेंट देखो, पहले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा था, और अंदर इसको एनर्जी कहाँ से मिली? सेल से मिली। सेल के पास केमिकल एनर्जी होता है और वहाँ से ये मूव करके पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, अब बात को समझो। अब जब तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स इससे जाएगा, अब जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जाएगा तब क्या होगा? तब मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होते हुए नेगेटिव जो भी ये जो इलेक्ट्रोड है जिसमें नेगेटिव आयन डिपॉजिट हो रहा था उसमें जा रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से चलते हुए इसमें फिर से जा रहा है। ठीक है ना? कैसे जा रहा है? ये सेल इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। अब बात को समझो, अब जब यहाँ पे जा रहा है मतलब अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जो भी करंट है वो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक है ना? इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो कौन जा रहा है? इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहाँ से? यहाँ से आया, फिर इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे जाना है। बट इस पैसेज में इसको क्या मिलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मिलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या है? बहुत सारे आयन्स हैं जो डिसोसिएट हो चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो इस आयन्स के साथ इसका कल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब इस आयन्स, कौन सी आयन्स? जो इस सोल्यूशन में डिसोसिएट हुआ है ना। सारा आयन्स तो डिपॉजिट हुआ नहीं, मैंने बताया एक टाइम में मैक्सिमम हो जाएगा, तो कुछ आयन्स रहते हैं, तो उस आयन्स के साथ इसका किसका, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसका कल्यूशन होता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो पैसेज है उसमें उसको कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तुम्हारे पास एक नया टर्म है, इसको क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को बेसिकली पूरा चैप्टर में देखना स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट तो इसका ओम ही होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह देंगे, बाहर दिख रहा है, और ये अंदर की बात है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जब तुम्हारे पास सर्किट कंप्लीट था तब क्या हो रहा था? तब यहाँ से नेगेटिव आयन ऐसे जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो मैंने कहा नेगेटिव आयन जाते जाते सारा नेगेटिव आयन खत्म हो गया, तो तुम ऐसे मत सोचना कि करंट जीरो हो गया, पहली बात। सेकंड बात, मैंने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा, इसलिए करंट जीरो नहीं होगा, कंटिन्यूअस रहेगा। क्यों जाएगा इलेक्ट्रॉन? क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी इसको मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? सेल से मिल रहा है। बट यहाँ से जाते हुए वो किसको, मतलब इसका पैसेज में कौन आएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बहुत सारे आयन्स होंगे, तो क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयन्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस हुआ है जिसका नाम तुम कह रहे हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाहर के सर्किट में है। अब देखो, अब अगर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिया, हमारे पास ए एक पॉइंट है और मान लो बी एक पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि भाई भी ए बी कितना है, तो तुम कहोगे सर यहाँ से अगर आई करंट जा रहा है तो उसके साथ आर आप इंटू कर दो, है ना। तो ये जो है चीज़, ये क्या है? ये भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? अब तुम कहोगे सर क्या ये ईएमएफ है? तो ये ईएमएफ नहीं है, तो क्या है? तो फिर तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको मतलब टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। बात को समझो। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। When current is flowing through the circuit, then the potential difference across the external resistance is known as terminal potential. करंट अगर नहीं जा रहा था तो तुम्हारे पास क्या सिचुएशन था? ऐसे। तब इन दोनों में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ठीक है, when no करंट इज फ्लोइंग। अब जब करंट जा रहा है तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसको मैंने कहा कि टर्मिनल पोटेंशियल, VT से लिख रहा हूं ताकि पता चले कि टर्मिनल पोटेंशियल है। वो क्या होगा, I इंटू आर होगा। ठीक है, देखो ये पूरा सिस्टम जो होता है ना पूरा कनेक्टेड होता है। इस पूरा सेल का EMF मैं मान रहा हूं कि E है। ठीक है, अब तुम्हारे पास इस पूरा सिस्टम का EMF अगर इस पूरा देखो, अब मैं लिखूं कि EMF जो है पूरा सिस्टम का E है। ठीक है, जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो कितना है, I इंटू आर है। ठीक है, इसको सब सारा चीज मैं रफ कर देता हूं। यहां पे और एक चीज मिल गया तुम्हारे पास जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तुमने R कहा, देखो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो तो सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा और ये जो करंट जा रहा है वो सेम ही मैग्नीट्यूड का होता है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जाता है उल्टा डायरेक्शन, वही हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो इसमें भी इस रेजिस्टेंस के वजह से इस जगह पे भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तुम कहोगे सर यहाँ पे भी तो हम वो लिख सकते हैं I इंटू आर, ये होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है, मान दो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल r से। पूरा सिस्टम कनेक्टेड है ना और कनेक्टेड इन सीरीज है। तो इस सिस्टम का, अब देखो इस सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है इस सिस्टम का, वो क्या हुआ R प्लस आर। ठीक है, ये पूरा सिस्टम सीरीज में है, पैरेलल में है नहीं। ठीक है, तो इस पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास। मतलब तुम अब शायद तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि सर ये कैसे सीरीज में है, तो मैं दिखा रहा हूं, शायद तुम समझ नहीं पाओगे। इसको अगर तुम सर्किट डायग्राम में जब लिखोगे तो तुम्हारे पास ऐसे होगा, ये वाला R हो गया, ये वाला सेल हो गया जिसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ये है तुम्हारे पास सिचुएशन और इसके वजह से करंट जा रहा है I। अब पूरा क्लियर हो गया कि क्यों मैं कह रहा हूं कि देखो यहाँ पे तुम शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बता दिया मैंने कि ये दोनों सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, तुम समझ नहीं पा रहे होंगे। बट ये जब इसका जब डायग्राम सर्किट डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे तब तो क्लियर हो जाएगा, पूरा सिचुएशन क्लियर है। ये दोनों ये है सीरीज में है। अब देखो अब अगर तुम्हें इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है, V इक्वल टू RI वाला केस, ओम्स लॉ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता रहा हूँ, V इक्वल टू RI। तो यहाँ पे V क्या है, E इक्वल टू R क्या है, तो तुम कहोगे R है सर R प्लस R इंटू I। ठीक है, तो ये है। इससे तुम्हारे पास, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। आई होप कि सारा टर्म्स जो मैं बताना चाहता था, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है तुम्हारे पास, एक है EMF ऑफ ए सेल, एक है टर्मिनल पोटेंशियल, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई होप कि ये तीनों टर्म क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है फिर एक बार बता रहा हूँ, EMF ऑफ ए सेल डिफाइन करने के लिए हमारे पास करंट नहीं चाहिए और तब 2 इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। टर्मिनल पोटेंशियल के तुम्हारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जब करंट फ्लो कर रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, जो आयंस प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब हम ऐसे ही कुछ डायग्राम से ही डील करेंगे, वो वाला चीज़ हमें चाहिए नहीं। अगर तुम NCERT बुक फॉलो कर रहे हो वहाँ पे भी इतना डिस्कशन ऐसे डायग्राम से है नहीं। आगे जाके भी हम सर्किट डायग्राम वाला प्रॉब्लम करेंगे, वहाँ पे ऐसे ही कुछ डायग्राम मिलेगा हमारे पास। ठीक है, एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुम मेरे से पूछते हो सर आपने बहुत सारे सर्किट डायग्राम ऐसे सीरीज पैरेलल वाला करवा दिया बट आपने यहाँ पे V लिख दिया, आपने कभी E नहीं लिखा, तो सिचुएशन ये है। देखो उस टाइप ऑफ, या फिर तुम्हें भी बहुत सारा ऐसे डायग्राम्स किताबें मिले होंगे जहाँ पे V लिख रहा है या फिर ये नहीं मिल रहा है। तो देखो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है नहीं, तो ज़्यादातर मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इसमें तो ये पढ़ना ही है। आगे जाकर भी देखना किरचॉफ लॉ में भी हमें वो सब चीज़ें रहेगा, मतलब R रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये मान के चलो कि किसी किसी प्रॉब्लम में R को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये वाला चीज़ रहता ही नहीं, इंटरनल वाला कहानी ख़त्म, है ना। समझ रहे हो ना, ये वाला कहानी खत्म। तो तुम्हारे पास E क्या हो गया, V हो गया और ये IR हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लेना। देखो ये जो टॉपिक है ये स्पेसिफिक टॉपिक है, इसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस जानना ही है। इसमें मैं कैसे कह दूंगा नेग्लेक्ट करना है, यहाँ पे तो इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो अब देखो, अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो ऐसे है, E इक्वल टू, इस इक्वेशन को बारीकी से समझो, इसको मैं बहुत अलग अलग फॉर्मेट में लिखूंगा तो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। E इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास I इंटू आर प्लस आर। अब देखो I इंटू आर ऐसे लिख सकता हूं मैं, पहले तो एक चीज़ ऐसे लिख दूं, I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ये एक फॉर्मेट में हो गया, करंट कितना हुआ इतना। फिर देखो प्लस I इंटू आर, तो ये E इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये अगर A पॉइंट है, ये अगर B पॉइंट है और ये करंट I जा रहा है तो IR हो गया तुम्हारे पास टर्मिनल पोटेंशियल। VT में यहाँ पे लिख नहीं रहा, अभी सिर्फ V लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें टर्मिनल पोटेंशियल कह दिया तो तुम समझ चुके हो, प्लस I इंटू आर। ठीक है, चलो तो यहाँ से और एक इक्वेशन मैं ऐसे लिखूंगा, V इक्वल टू E माइनस IR। ये वाला इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इक्वेशन यही यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं कि इसको प्रूफ करो, कभी कभी इस इक्वेशन को बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए स्टार मार्क भी दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसे कर सकते हैं, आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, आई आर इससे लिखते हैं, इससे, इसका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, दैट इम्प्लाइज इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, ई माइनस वी बाई आई। ठीक है, एक चीज़ और कर सकते हैं, आर इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखूँ, ये रब कर दूँ, इसको रब कर देता हूँ। इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, आर इक्वल टू ई माइनस वी बाई आई था तो मैं इसको आई आर लिख रहा हूँ, मतलब आर एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया तो आर इसमें इंटू कर दो। अब आई आर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, आई आर मतलब वी है, टर्मिनल पोटेंशियल है ना, वही तो लिखा था, आई आर मतलब वी है, मैंने इसलिए रब नहीं किया, इसको यहाँ पे बताना था मुझे। तो हो गया ई माइनस वी इंटू आर, तो इसको भी तुम्हें याद रखना है, आगे जाके एक जगह पे मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो बहुत अलग अलग से लिखा मैंने, सिंपल सा था इक्वेशन मेरे पास। ये कैसे आया, ये V इक्वल टू आर आई से आया। इस सर्किट में मैंने V इक्वल टू आर आई लिखा, बट इस सर्किट से मुझे पता चला कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में है, तो आई आर की जगह पर ये लिख दिया, फिर मैंने I लिखा, फिर मैंने V इस फॉर्मेट में लिखा, फिर मैंने R को इस फॉर्मेट में लिखा। आई होप तुम लिख चुके हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताना, अगर फिर से रिपीट करना है तो रिपीट कर दूंगा, समझ में आ रहा है देन तो ओके। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि ये, अब हमारे पास एक इक्वेशन है और इसको याद रखना है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ऐसे याद रखना है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इससे कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, V इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। देखो फॉर ए गिवन सेल EMF जो होगा वो कांस्टेंट होगा, फॉर ए गिवन सेल R जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे कि ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ में मैंने VI ग्राफ ड्रॉ किया था, तो अब अगर मैं यहाँ पे V है और यहाँ पे I है, अगर मैं VI ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कैसे होगा बताओ। इतना तो हेल्प कर ही दिया मैंने, क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला केस होना था, बट यहाँ पे माइनस है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है, m स्लोप होता है ना, तो v इसका और इसका ग्राफ है, तो ये r जो होगा ये याद रखना है, तो फिर r जो है वो स्लोप होता है, r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ये नेगेटिव स्लोप है ना। ठीक है, क्लियर है, ये ग्राफ ऐसा होगा, क्लियर है ना। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता तो ऐसे होता, बट यहाँ पे माइनस एम एक्स है ना, इस फॉर्मेट में है जो मैंने रब कर दिया अभी। अब इस ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो बारीकी से समझो। जैसे कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे तुम कह रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है, मतलब इस केस में i इक्वल टू तो जीरो है, तो i इक्वल टू जब जीरो है तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना है, तो देख लेते हैं यहाँ से। तो v इक्वल टू माइनस इस पॉइंट के लिए 0 इंटू आर प्लस ई, तो v इक्वल टू ई है, मतलब इस पॉइंट में e है, ये वाला पॉइंट e होना चाहिए EMF। ठीक है,
कभी मैंने ऐसे लिखा, कभी ई मैंने ऐसे लिखा, तो कंफ्यूज मत होना, बुक में ऐसे फॉर्मेट में दिया होता है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे ई लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज होने का ज़रूरत है नहीं। सिंबल है, समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को समझो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे आई का वैल्यू तो रहता है बट वी का वैल्यू 0 होता है ना। ये वाला चीज़ मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, वाई एक्स का कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 था, वाई एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया, ई है, इससे हमने निकाल दिया, है ना। समझ में आ रहा है या फिर मैं खुद ही को समझा रहा हूँ? चलो कमेंट में तो बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस पॉइंट के लिए एक पॉइंट नाम दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये वाला चीज़ पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए। अब पॉइंट बी के लिए देखो, यहाँ पे लिख दूँ पॉइंट बी के लिए क्या है, ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, v इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। अब तुमने कहा कि इसमें तो v का वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि सिर्फ i का वैल्यू है, तो इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, दैट इम्प्लाइज आई आर इक्वल टू ई, दैट इम्प्लाइज i का वैल्यू कितना होता है, e बाई आर। तो मतलब तुम कहोगे सर इस जगह पे आपका i का वैल्यू होगा e बाई आर। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है कि ऐसे ग्राफ होगा तो इसमें जो वैल्यू होगा वो ई होता है, जो एकदम मैक्सिमम वैल्यू होगा, जहाँ पे करंट 0 होगा मैक्सिमम। वो हमने सीखा हुआ है ना डेफिनेशन में, जब करंट 0 होता है तो पोटेंशियल जो होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो होगा ईएमएफ, ई होगा, ठीक है ना। और इस जगह पे जाके हमने देखा कि इस जगह पे तो करंट का वैल्यू है, पोटेंशियल का वैल्यू है नहीं, तो करंट का वैल्यू ई बाई आर होगा। ठीक है, चलो तो ये ग्राफ अगर तुम्हें क्लियर है ना, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम देखो। एक ऐसा सिचुएशन है हमारे पास, मान लो 0.5 1 1.5 और ये 2 लिख देते हैं, क्या है 2, ठीक है। ये करंट है, ये एम्पियर में है, और ये पोटेंशियल भी लिख दो, वोल्ट में है, ठीक है। यहाँ पे है मान लो 1.4 2.8 4.2 और ये मान लो 5.6 है। गैपिंग्स के ऊपर ध्यान मत दो, अपने आप तुम खुद से ड्रॉ कर लो इक्वल गैपिंग्स देके, ठीक है। बार बार मैं इसको रब कर देता हूँ, चलो फिर कहोगे सर ये गैपिंग्स तो ठीक नहीं लग रहा है। अरे छोड़ो यार, इसको समझ जाओगे, इतना तो समझदार हो तुम, इतना तो समझदार। अब देखो ये अगर तुम्हारे पास ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ना, और तुमसे पूछ रहा है कि भाई बता दो कि ईएमएफ कितना है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या करोगे तुम? तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला थे, तुम कहोगे सर ईएमएफ तो हमें पता ही चल रहा है कि 5.6 वोल्ट है, खत्म आंसर। अब आर कितना है, तो तुम कहोगे सर आर के लिए आप ये करो, ऐसे करो, इस पॉइंट में आर निकालने के लिए तुम कहोगे, आर निकालने के लिए सर इस पॉइंट में आप ये वाला इक्वेशन लिखो। तो इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में है I इक्वल टू ई बाई आर, सो आर इक्वल टू ई बाई आई, इसको रब कर देते हैं। इस पॉइंट में I का वैल्यू कितना है 2 और E का वैल्यू तो पता है हमें 5.6, तो ये कितना हो गया 2.8, क्या होगा ओ, खत्म, है ना। कर पाओगे? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सेल है, मतलब एक डायग्राम मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। तो कभी कभी बुक में ऐसे तुम्हें मिल सकता है कि ये वाला चीज़ यहाँ पे है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बता दिया, ऐसे ऊपर ऐसे ही दे देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये मान लो ईएमएफ है, ये आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब जो मैं नेक्स्ट जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मतलब ये समझा रहा हूँ, तो बारीकी से समझना। अब इस डायग्राम को ना मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे, मतलब रेजिस्टेंस को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, ये ई है। इसी डायग्राम, सेम डायग्राम है ना, सेम डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना, तो ठीक है। सेल्स कनेक्टेड
इन सीरीज। तो ये हमारा टॉपिक है कि सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब अब हमारे पास एक सेल है नहीं, ठीक है। दैट इज कंसिडर कि दो सेल लिया है मैंने, एक का ईएमएफ ये है, दूसरे का ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो ये वाला डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि सीरीज में है, मतलब एक ऐसा है और दूसरा ही ऐसा है। ये U1, ये E2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। चलो, और इसके साथ ये तुम्हारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की थी ताकि जब मैं ये ड्रॉ करूं तब तुम्हें कोई दिक्कत हो नहीं। अब तुम मुझे ये पूछ सकते हो सर आपने ऐसे नहीं लिखा, ये वाला चीज़ ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ R1 R2 लिख दिया, वो भी सफिशियंट है, ये इन्फॉर्मेशन भी सफिशियंट है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है, बट यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होगी, मैं तो ऐसे ही लिखूँगा। ये क्या है, ये R है। अब समझ लो, अब जो भी करंट फ्लो होगा ना, ये दोनों मिला के, इस ऐसे मत सोचना कि यहाँ से करंट यहाँ से करंट, अल्टीमेटली ये सिस्टम, इससे जो भी करंट जाएगा इन दोनों का इफेक्ट, कंबाइन इफेक्ट से, इसी साइड में तो जा रहा है करंट, कंबाइन इफेक्ट से करंट आ ही जा रहा है पूरा सर्किट में, ठीक है। सीरीज में है तो इससे आ ही जाएगा, इससे भी आ ही जाएगा, दोनों मिला के, ठीक है। ये और ये मिला के, दोनों मिला के सर्किट में जो भी करंट भेज रहा है एक ही डायरेक्शन में भेज रहा है ना, तो दोनों मिला के ऐड हो जाएगा, तो दोनों मिला के कितना करंट जा रहा है, आ ही जा रहा है, सिंपल है। आई होप कि क्लियर है। चलो अब देखते हैं होगा क्या अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो होना क्या है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं A, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं B, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं C, ठीक है। तो इस पॉइंट में अगर मैं V ऐसे लिखूँ, VAB, जो कि है VA माइनस VB, है ना, ठीक है। इस पॉइंट में VAB जो कि है VA माइनस, अब मैंने एक फॉर्मूले में ऐसे लिखा था, स्टार दिया था, V इक्वल टू E माइनस IR, तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है, इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिखना है, V इक्वल टू E मतलब U1 माइनस IR1, क्लियर है। इस जगह पे अप्लाई करते हैं, चलो VBC क्या होगा, VB माइनस VC क्या होगा, E2 माइनस IR2। आई होप कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। ये वाला चीज़ मैंने स्टार मार्क दिया हुआ था, मैंने कहा था कि बार बार इसको यूज़ करेंगे, इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। अब देखो इसको ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएगा, तो VA माइनस VC रहता है, यहाँ पे रहता है E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2, सिंपल ऐड कर रहे हैं ना, तो माइनस, ये भी माइनस होगा, ठीक है। अब समझ लो ये क्या है। अब तुम कहोगे सर ये तो यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल मतलब इन दोनों का पोटेंशियल भी है, मतलब ये टर्मिनल पोटेंशियल है, इसको हम V से लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो गया आंसर, E1 प्लस E2 माइनस, देखो माइनस कॉमन जा रहा है, देखो I इंटू R1 प्लस R2, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये यहाँ पे अप्लाई किया ये वाला इक्वेशन, फिर इस पॉइंट पे अप्लाई किया ये वाला इक्वेशन, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली ये वाला चीज़ मिला। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल यहाँ का ही होगा, मतलब ये तो एक्सटर्नल सर्किट से जा रहा है, तो ये तो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसका मतलब, इससे एक चीज़ ये पता चल रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा है कि अगर मेरे पास 4 EMF होते सीरीज़ में, तो क्या E क्या होता, V क्या होता, U1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इससे ये पता चल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें मतलब तुम खुद से करना चाहते हो ना, तो और एक ऐसे लगा दो, 3 लगा दो सेल, और फिर VAB VBC VCD ऐसे करके निकालो, 3 बार ऐड कर दो, देखना ऐसे ही आंसर आएगा। तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। तुम 3 लगा दो, मतलब तुम्हारा सर्किट डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, तुम्हारा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। ये R है, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो ये D है। यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, तीनों को ऐड कर देना है, तब एक एक्स्ट्रा आएगा E3। मान लो कि ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, ठीक है। इसका R1, इसका R2, इसका R3 है। तो ये होमवर्क है तुम्हारा, करके बताना। देखो ये होमवर्क है तुम्हारा, मैं 2 के लिए जो जो भी चीज़ें करने जा रहा हूँ अभी यहाँ पे, वो तुम्हें 3-3 के लिए करना है, ठीक है।
अभी तक हमने 2 के लिए इतना निकाला, इतना, तो तुम्हें 3 के लिए भी इतना निकालना है और आगे भी कुछ करने जा रहे हैं। चलो, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस चीज़ में जो टर्मिनल पोटेंशियल भी है, इस जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि E इक्विवेलेंट माइनस I, यहाँ पे R इक्विवेलेंट। तुम कहोगे E इक्विवेलेंट मतलब क्या है सर? तो E इक्विवेलेंट मतलब जितना सेल्स होगा वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा इस केस में, सीरीज वाले केस में। जैसे कि ये तुम होमवर्क करोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि 3 होगा तो यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा और R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। वो तुम्हारा होमवर्क है तो तुम कर दोगे। मतलब नेक्स्ट स्टेप तुम्हें भी इसको लिखना है। और R इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 प्लस R2। ठीक है, अगर 4 होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट वाला केस हम नहीं लिखते। यहाँ से फिर से प्रॉब्लम को करते हैं। तुम अपने में मतलब ये वाला लिख तो दिया मैंने, E1 प्लस E2 R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो इसका कंटिन्यूशन हो रहा है इसमें मैं ये दोनों चीज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किताब में तुम्हें ये मिल जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बता दिया। एट द सेम टाइम मैंने ये भी बताया कि तुम्हें इससे भी करके खुद से देखना है कि E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 आता है कि नहीं और ये R3 आता है कि नहीं। ठीक है, चलो इससे इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमारे पास जो डायग्राम था वो तो ऐसा था, हम तो 2 सेल्स जो है कनेक्टेड इन सीरीज ये कर रहे हैं, है ना। तो जो भी करंट गया होगा यहाँ से भी वही करंट आई गया होगा। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल का वैल्यू हम IR लिखेंगे, है ना। इसका वैल्यू हम IR लिख सकते हैं। चलो, फिर यहाँ पे क्या है? E1 प्लस E2 है माइनस I R1 प्लस R2 है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वही स्टेप्स तुम्हें 3 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज वाले में करना है। ये ही होमवर्क है तुम्हारा। अभी भी होमवर्क खत्म नहीं हुआ, मुझे बहुत कुछ करना है, तो तुम वही चीज़ करने वाले हो। किसमें? 3 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज में। तो यहाँ से हम निकालने वाले हैं एक्चुअली I। तो यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, इस I को इस साइड पे लेके आते हैं तो I कॉमन चला जाएगा, ये माइनस है प्लस होगा, तो R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2। चलो इसको रब कर देते हैं। मैंने कहा कि यहाँ से I निकालना है, तो सिंपल I निकल जाएगा। I इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल गया। अब बात को सुनो। अब अगर तुमने 3 सेल्स वाला कहानी किया हुआ होगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस E3 होगा और प्लस R3 होगा, है ना। ये तुम्हारा आंसर होगा। अब देखो इफ बोथ द सेल्स आर आइडेंटिकल, इस वाले केस में क्या होगा देख लो। इफ बोथ द सेल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, इसका मतलब E1 इक्वल टू E2। तो हम लिखते हैं कि इसको E पकड़ लेते हैं दोनों को। अब देखो E1 इक्वल टू E2 है तो R1 इक्वल टू R2 ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि इसका जितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इसी का उतना ही होने वाला है, दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, इसको भी लिख देते हैं R से। ठीक है, ये अगर मेरे पास इक्वेशन A है तो फ्रॉम इक्वेशन A, ज़्यादातर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स इतना है नहीं, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे पास तो एक होमवर्क है ही, इसको देख के फिर उसको भी करना है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? E1 के जगह पे E लिखना है, E2 के जगह पे भी E लिखना है, यहाँ पे R लिखना है, प्लस यहाँ पे R1 के जगह पे R, R2 के जगह पे R, तो डायरेक्ट लिख दो ट्वाइस R। अल्टीमेटली ट्वाइस E बाई R प्लस ट्वाइस R। ये तुम्हारे पास I का इंफॉर्मेशन मिल गया। कब? जब दोनों सेल्स तुम्हारे पास आइडेंटिकल है और वो दोनों आइडेंटिकल सेल्स को तुमने सीरीज में लगाया। अगर आइडेंटिकल है नहीं तो ये एक्सप्रेशन है, अगर आइडेंटिकल है तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। अब बात को थोड़ा सा समझो कि मैंने 3 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज क्यों तुम्हें होमवर्क दिया। तुम्हें होमवर्क इसलिए दिया, जब तुम ये वाला चीज़ कर लोगे, 3 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज के लिए, तब तुम्हारे पास क्या होगा?
जब तुम ये वाला चीज़ कर लोगे U1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E से, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R से जब कर दोगे तो तुम्हारे पास I आएगा थ्राइस E बाई R प्लस थ्राइस R, ये आएगा तुम्हारे पास इक्वेशन। ठीक है, ये तो तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम कर लोगे। बट इससे हुआ क्या कि मैंने 2 वाला किया, मैंने देख लिया कितना आंसर आता है, तुमने 3 वाला किया, तुमने देखा कि कितना आंसर आया। इसका मतलब अगर हम एक जनरलाइजेशन ऐसे करें कि इफ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन क्या होगा, देन आई होगा। देखो यहाँ पे 3 की वजह से 3 आ रहा है, यहाँ 2 सेल कनेक्टेड है इसलिए 2 आ रहा है, तो n की वजह से यहाँ पे NE होगा और R प्लस NR होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने करवा दिया, फिर ये करवा के मैं डायरेक्ट अगर ये लिखता तो तुम शायद मतलब कंफ्यूजन में पड़ जाते कि ये n कैसे लिख दिया सर ने। बट जब तुम ये कर लोगे तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ 3 सेल की वजह से यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 सेल की वजह से यहाँ पे 2 आ रहा है, तो n सेल की वजह से यहाँ पे n आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन है, तुम्हें इतना करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है 3 सेल्स के लिए। ठीक है, मुझे बताना कि कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो ये हो गया सीरीज वाला केस। अब पैरेलल वाला केस थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरेलल वाला केस में क्या होगा, देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मतलब टाइम भी बहुत जा रहा है ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सेल्स जैसे कि सीरीज वाला किया ना वैसे ही पैरेलल वाला करेंगे। ठीक है, सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में होगा क्या, कनेक्शन कुछ ऐसा होगा, 2 सेल्स है तुम्हारे पास, मान लो अलग अलग से, ये E1 है, ये E2 है, इसका रेजिस्टेंस जो है इसे कर दिया तो लिख दो, इसका R2 है, और ये तुम्हारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, है ना, ये R था। ये डायग्राम आई होप कि क्लियर है तुम्हें। अब क्या होगा, जो भी करंट जाएगा मतलब, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तब समझने थोड़ा सा आसानी होगी। ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ज़रूरी है नहीं ये R1 लिख दो, ये भी ज़रूरी नहीं है ये R2 लिख दो, ठीक है, ये E1 है। तो ये करंट जो भी जाएगा ये दोनों मिला के करंट भेजेगा, और यहाँ से होते हुए I करंट जाएगा, और यहाँ पे ये I1, मान लो यहाँ पे I1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे I2 लिख रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो, अगर अब उस सिचुएशन में A B C ऐसे तुमने लिख पाए थे क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड थे, बट यहाँ पे लिख नहीं पाओगे। यहाँ पे A अगर ये है तो ये B है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये दोनों मिला के इस साइड से करंट जो भेज रहा है I1 I2, ये मिलके यहाँ पे I जा रहा है इससे, फिर ये I1 और I2 करंट फिर डिफरेंशिएट होके जा रहा है। क्लियर है ये चीज़। चलो अब देखो, अब अगर जब मैं VAB लिखूंगा, पहली बात तो ये जो पोटेंशियल है यहाँ का जितना पोटेंशियल होगा यहाँ का इतना ही पोटेंशियल होगा, ये बात तो तुम समझते हो। और तुम्हारे पास एक इक्वेशन है V इक्वल टू E माइनस IR, जो कि सीरीज में मैंने यूज़ किया था, यहाँ पे भी ये यूज़ करेंगे। ये VAB लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि ये होगा E1 माइनस IR1। फिर से अगर तुम कहते हो कि VAB लिखूँ इसके लिए तो इसके लिए क्या होगा, VAB अगर तुम लिखते हो तो E2 माइनस IR2 हो रहा है, ठीक है। तो सेम है, इसको VAB को मैं V पकड़ लेता हूँ, टर्मिनल पोटेंशियल को मैं V पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो देखो होगा क्या, तो E1 माइनस IR1, इस I1 है, I2 है, माइंड इट, I1 है, यहाँ पे गलती है हुआ, I1 है और ये I2 है। इसके लिए जब लिखोगे तो I1 R1 होगा, इसके लिए जब लिखोगे तो I2 R2 होगा। सीरीज है नहीं, अलग अलग करंट जा रहा है, ठीक है। मैंने मतलब लिख दिया था, इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो ये I1, तो अब यहाँ से मैं I1 निकालूंगा, तो I1 कितना होगा, देखो I1 कितना होगा, ये इस साइड में ले जाओ, तो E1 माइनस V बाई R1, ठीक है। सेकंड के लिए जब इसके लिए कर रहे हो तुम, पहले वाला तो इस सेल के लिए लिख दिया, अब दूसरा वाला इस सेल के लिए लिखा, तो VAB सेम ही पोटेंशियल है, यहाँ पे V लिख रहे हो तो यहाँ पे भी V है, वो टर्मिनल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे E2 माइनस I2 R2, अब तुम यहाँ से I2 निकालोगे तो क्या होगा, E2 माइनस V बाई R2, ठीक है।
अब तुम कहोगे कि सर I1 I2 क्यों निकाला, क्योंकि अल्टीमेटली पहले हम यहाँ पे V वाला इक्वेशन निकालेंगे, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल वाला इक्वेशन निकालेंगे, जैसे कि सीरीज में पहले निकाला था, जैसे कि सीरीज में पहले V निकाला था कि E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 करके मैंने बताया था इस ये E इक्विवेलेंट कितना होता है और R इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज में मैंने बताया था। ठीक है, फिर हम I निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले टर्मिनल पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, फिर I बता देंगे कैसे निकालना है। तो ठीक है, अब V निकालने के लिए क्या करना है, तो V निकालने के लिए तुम ऐसे लिखो कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है ना, वी नो दैट I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। ठीक है, तो I को तुम ऐसे रहने दो, I1 क्या है, E1 माइनस V बाई R1, तो लिखो E1 माइनस V बाई R1। I2 क्या है, E2 माइनस V बाई R2, तो E2 माइनस V बाई R2। अब तो इसको रब करना पड़ेगा, तुमने ड्रॉ कर लिया होगा। चलो, ये चाहिए डायग्राम, मुझे चाहिए, बट तुमने तो ड्रॉ कर लिया होगा, तुम्हारा कॉपी में होगा शायद। ठीक लिखा मैंने, E1 माइनस V बाई R1, E2 माइनस V बाई R2। चलो ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है, पहले हम सीरीज में जैसे कि V निकाले थे, V निकाल के क्या करते हैं हम, V निकाल के हम ये बताते हैं कि 2 सेल्स हो या 3 सेल्स हो या सीरीज में हो या पैरेलल में हो, उसका इक्विवेलेंट E कितना होता है, ये बता देते हैं पहले V निकाल के। ठीक है ना, फिर I निकाल के क्या करते हैं कि N सेल कनेक्टेड हो तो क्या एक्सप्रेशन होगा, आइडेंटिकल N सेल्स कनेक्टेड हो इन सीरीज और पैरेलल तो क्या एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, V निकाल के क्या करते हैं, V निकाल के हम E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का इन्फॉर्मेशन देते हैं टर्मिनल वोल्टेज निकाल के, और I निकाल के क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि N सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल जो भी हो उसका अल्टीमेट आइडेंटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, आइडेंटिकल सेल्स अगर कनेक्टेड है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे पहले V का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें V के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। V इसको अच्छा लिखूँ, E बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। अब देखो, इन दोनों को एक साइड में लेके आओ, यहाँ पे V है ना, तो V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 है ना, कर पा रहे हो, ये समझ में आया ना। स्प्लिट कर दिया, इसको भी स्प्लिट कर दिया। अब इसको यहाँ पे लेके आया, इसको भी यहाँ पे लेके आया। उस साइड में क्या रहा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और ये वहाँ चला गया, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस I। ठीक है, अब देखो, अब होगा क्या, V यहाँ पे है R1 R2, ठीक है, तो ये होगा R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये हो गया तुम्हारे पास R1 R2, तो हो गया E1 R1 प्लस E2 R2। ठीक है, माइनस I R1 R2, एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये नीचे से कट रहा है ना। तो अब जाके तुम्हारे पास हुआ V इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाई, ये कट गया, ये टर्म रहा, ये मैंने लिखा, और ये टर्म डिवाइड होगा, तो यहाँ पे R1 प्लस R2। अब हम बताते हैं ना, यहाँ पे V से हम ये बताते हैं ना E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो अलग अलग कर देते हैं, मतलब हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। हमें इसको मैं रब नहीं करूँगा क्योंकि तुम कॉपी कर रहे हो शायद, हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, V इक्वल टू E माइनस आई R फॉर्मेट में लिखना है, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखो, तो इसमें लिखो कि E1 R1 प्लस E2 R2, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, R1 R2 है, तो ये R2 होगा, ये R1 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, ये R1 R2 एलसीएम जाएगा ना, तो R1 R2 एलसीएम जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 है, तो ये R2 होगा, R2 है, ये R1 होगा, तो E1 R2 E2 R1, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I, यहाँ पे होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है,
तो ये तुम्हारे पास टर्मिनल पोटेंशियल हो गया। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि भाई ई इक्विवेलेंट कितना है, तो तुम कहोगे ई इक्विवेलेंट है ये E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। तो तुम्हारे पास ई इक्विवेलेंट इस केस में, पैरेलल वाले केस में, जब तुमने टर्मिनल पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया और लिख के जब तुम इससे कंपेयर कर रहे हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इससे कंपेयर कर रहे हो, देखो कि ई इक्विवेलेंट हो रहा है यहाँ पे E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। फिर R इक्विवेलेंट कितना हुआ, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इससे जब तुमने कंपेयर किया। तो देखो इससे आगे हम क्या करते हैं, इससे आगे हम I निकालते हैं। I निकालने के बाद हम N आइडेंटिकल सेल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट जो होगा I निकालेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं वीडियो को एक्सटेंड करना नहीं चाहता, ठीक है, तो इतना रहने देता हूँ। ये वाला एक्सप्रेशन भी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं, देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये वाला एक्सप्रेशन, दो सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल में, ये वाला पूछा जाते हैं, ठीक है। और सिंपल सा एक गलती हुआ था मेरे से यहाँ पे एलसीएम में, तो आई होप कि ये मैथमेटिक्स है, तुम अगर खुद से करते तब भी पता चल जाता। वैसे एक्सप्रेशन में मुझे पता चल रहा था कि E1 R1 आ रहा है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। तुम तो खुद से कर रहे हो, तो अगर खुद से भी करोगे तब भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो है नहीं। ये जो यहाँ पे मैंने गलती की थी, है ना। तो आई होप कि तुम समझ चुके हो, जो मैंने यहाँ पे बताना चाहता था वो मैंने बता दिया। आगे जाके आई का वैल्यू निकालेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, सर्किट डायग्राम इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा करना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं और एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, इतना रख रहा हूँ ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट तक। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली आई जो है वो कर लेंगे। अगर तुम्हें खुद से आता है आई निकालना तो तुम कर लेना। जैसे कि मैंने सीरीज में बता दिया था, आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V इक्वल टू IR लिखना पड़ेगा, है ना। आई निकालने के लिए V के जगह पर IR लिखना पड़ेगा और इस I को उस साइड पे लेके आना पड़ेगा, फिर तुम कर सकते हो। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर पाओगे मैं कर दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ कि ये सीरीज़ के जैसे, सीरीज़ में जैसे जैसे सॉल्व किया था, पैरेलल में भी एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉल्व किया, वही इन्फॉर्मेशन दिया जो सीरीज़ में दिया था। पहले सीरीज़ में V निकाला था, फिर टर्मिनल पोटेंशियल से हमने E इक्विवेलेंट कितना होता है वो बताने की कोशिश की, और R इक्विवेलेंट कितना होता है सीरीज़ में वो बताने की कोशिश की। वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि I कितना है वो निकालो, और I निकालते हुए फिर ये बता दो कि N आइडेंटिकल सेल अगर कनेक्टेड इन पैरेलल हो तो उस केस में कितना I होगा। तो हमने दो सेल्स लिए, तो उसके लिए पहले I निकालेंगे, जहाँ पे हमारे पास E1 E2 वाला एक्सप्रेशन रहेगा, बट अल्टीमेटली E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E से कह देंगे, जहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाके तुम्हें मिल जाएगा और इसका एक्सप्रेशन कर लोगे, क्योंकि V के जगह पे तुम IR लिखोगे। सर्किट डायग्राम तुम्हारे पास है पैरेलल वाला, मैंने रब कर दिया, ठीक है। और जो पहले बताया, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, लाइक करना भूल जाते हो, और अपने दोस्त के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो, बहुत टाइम मेरे साथ वेस्ट किए हो। वैसे आई होप कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, और जो मैं समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया। EMF जो है वही मेन थीम था हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।